Hello students, in this session we are going to continue with our topic of percentages. Student, हमने लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, डेसिमल को किस तरह से किया जा सकता है, या तो फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. वी हैव स्टडीड ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स. अब हमें आज के लेक्चर में ये पढ़ना है कि जब किसी चीज़ क्वांटिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है तब उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है. दैट इज वी हैव टू लर्न. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि मान लो कि हमारे पास टेलीविज़न है, हमने एक टेलीविज़न खरीदा 50,000 रुपये में, 15 दिन के बाद उसकी प्राइस हो गई 55,000. तो अब इंक्रीमेंट आ गया ना, तो कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट आया है ये अगर फाइंड करना है तो विल यूज़ द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड फाइंड दैट आउट. फिर सपोज हमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसका प्राइस आज 20,000 था, लेकिन 15 दिन बाद वो कम हो गया 18,000, तो उसमें डिक्रीमेंट आया है. कितने परसेंटेज डिक्रीमेंट आया है ये अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, चलो. अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर. एक स्कूल टीम है जिसने इस साल 6 गेम जीती है और पिछले साल 4 गेम जीती थी. तो मतलब नंबर ऑफ गेम्स उन्होंने जो जीती है उसमें इंक्रीमेंट आया है. ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ये इंक्रीमेंट जो आया है वो कितने परसेंट आया है. दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हमें दोनों क्वांटिटीज़ के बीच का डिफरेंस निकालना होगा. यानी कि इस साल जो गेम्स जीती है और पिछले साल जो गेम जीती थी उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा. जब भी हमें डिफरेंस निकालना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, लार्जर क्वांटिटीज़ में से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस कर देंगे. In order to find difference, we will subtract larger quantity and smaller quantity. Clear? तो अब यहाँ पे हमारे पास larger quantity जो है वो है 6 and so here the larger quantity is 6 and the smaller quantity is 4. तो अब हम दोनों को subtract कर देंगे and find the difference, and the difference will be like 6 minus 4 that is equal to 2. यानी कि जो increment आया है वो कितना आया है, 2 गेम्स का इंक्रीमेंट आया है. अब इस इंक्रीमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड परसेंट इंक्रीज. तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमेशा एक फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो. यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला ओनली एंड दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. देखो इधर चेंज कितना आया है, 2 का चेंज आया है, और ओरिजिनल गेम कितने खेले थे, 4 गेम्स खेले थे. तो अब क्या करना है, 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 100. 2 का इंक्रीमेंट, ओरिजिनल गेम्स 4, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, दैट विल गिव यू 50. यानी कि जो नंबर ऑफ गेम्स इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 50% का इंक्रीमेंट हुआ है. क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझेंगे. Suppose the number of illiterate person in a country decreased from 150 lakh to 100 lakh in 10 years. What is the percentage of decrease? What you are given? यहाँ पे ये बताया है कि एक कंट्री में जो illiterate लोगों की संख्या है वो पहले 150 लाख थी, अब कम होके 100 लाख हो गई है 10 साल के अंदर. हमें पता लगाना है कि ये जो डिक्रीमेंट हुआ है वो कितने परसेंटेज हुआ है. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना होगा. ठीक है, तो डिफरेंस विल बी लाइक 150 माइनस 100 दैट विल बी 50 लाख. अब फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ है, 50 लाख का, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 50. ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 150, तो डिनोमिनेटर में होगा 150 इंटू 100. इससे जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 33 इंटीजर 1/3. दैट मीन्स जब भी हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हो तो पहले हम लोग उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे. डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम उनका परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज के लिए जो सिंपल फॉर्मूला इज, न्यूमरेटर में आ जाएगा चेंज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100. दैट विल गिव यू दी परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, अब हमें ये पढ़ना है कि जब भी हमें किसी चीज़ को परचेज करना हो या किसी चीज़ को सेल करना हो तो उस परचेजिंग और सेलिंग के कंसेप्ट में जब हमें परसेंटेज लगाना है तो वो किस तरह से यूज़ होगा. दैट इज़ वी हैव टू
स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। सी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बाइंग और सेलिंग होता कैसे है। मान लो कि एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने सपोज शर्ट खरीदा और शर्ट का जो प्राइस है वो 600 रुपये है, यानी कि उस शॉपकीपर ने शर्ट को 600 रुपये में खरीदा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शर्ट का जो कोस्ट प्राइस है वो है 600 रुपीज़। कोस्ट प्राइस यानी कि आप क्वांटिटी को जिस प्राइस में खरीदते हो उसे कहा जाता है कोस्ट प्राइस। तो इस केस में शर्ट का जो कोस्ट प्राइस है वो है 600 रुपीज़ और उसे शॉर्ट में हम लिखेंगे CP। अब मान लो कि उस दुकानदार ने इस 600 रुपये के शर्ट को 610 रुपये में बेच दिया, तो वो जो बेचने वाली प्राइस है उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस और उसे शॉर्ट में हम लिखेंगे SP। क्लियर? नाउ जब भी हम किसी चीज़ को एक जगह से खरीदेंगे दूसरी जगह पे उसको बेच देंगे तो हमेशा या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। जब भी हम किसी चीज़ को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब डिपेंड करेगा उसकी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कोस्ट प्राइस कम है, तो जब भी सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कोस्ट प्राइस, दैट मीन्स इस केस में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है ये अगर फाइंड करना है तो हम लोग सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज वी विल राइट SP माइनस CP। तो जब भी प्रॉफिट निकालना होगा वी हैव टू फाइंड SP माइनस CP। क्लियर? अब मान लो कि जितने पैसे में हमने खरीदा है उतने ही पैसे में हमने बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट हमने 600 रुपये में खरीदा था, उसको जब हम बेचने जाएंगे तब भी हमें 600 रुपीज़ ही मिले, तो दैट मीन्स ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, जितने में खरीदा है उतने में ही हमने बेच दिया है। और अगर हमने इस 600 रुपीज़ के शर्ट को 580 रुपीज़ में बेचा तो इसका मतलब इस शर्ट की सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से कम है। तो जब भी कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे CP माइनस SP। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं। सपोज हमने टॉय खरीदा 72 रुपीज़ में और उसे 80 रुपीज़ में बेच दिया, तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस जो है वो कोस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब हमें इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने शर्ट जो है 120 में खरीदा और 100 रुपीज़ में बेच दिया तो इस ट्रांजेक्शन में हमें हुआ है लॉस। तो इस तरह से हम लोग दो क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, कोस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस। क्लियर? अब इसमें अगर हमें परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ करना है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है या जो लॉस हुआ है वो कितने परसेंटेज हुआ है, ये अगर हमें निकालना है तो फॉर दैट we will have a formula, and the formula is like we have to write the profit or loss in a numerator। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी कि सपोज इस केस में देखो 610 में बेचा है, 600 में खरीदा है, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, इफ वी कैलकुलेट वी हैव 610 माइनस 600, तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब अगर हमें इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इसका कोस्ट प्राइस लिखेंगे जो कि 600 रुपीज़ है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा इस टेक्निक को याद रखना है, न्यूमरेटर में आएगा प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में आएगा कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर लॉस हुआ है तो भी यही टेक्निक रहेगा, न्यूमरेटर में आएगा लॉस, डिनोमिनेटर में आएगा कोस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर में हमेशा कोस्ट प्राइस ही आएगा, बिकॉज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें कोस्ट प्राइस के ऊपर से ही पता चलता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हमेशा कोस्ट प्राइस आएगा, न्यूमरेटर में हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आएगा, देन विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज। क्लियर?